नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्रत्येक भाई बहन का सभी का वेलकम अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको करना है, क्योंकि बच्चे जो हैं भविष्य के हमारे राष्ट्र निर्माता है, पीढ़ी हैं। तो चलिए आज की हम शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 9 की बात करेंगे। इस क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग है, समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं, संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। और इसके पहली क्लास है जहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दी गई है, जो प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए प्रत्येक क्लास को, क्योंकि यहाँ पे टारगेट जो है 140 प्लस का है। जी हाँ, चलिए देर न करते हुए टॉप 20 क्वेश्चनों में से पहला प्रश्न है जो पिछले क्लास जो 8वीं क्लास है उसका यह मॉक क्वेश्चन है। जिन्होंने मॉक क्वेश्चन में आंसर दिया था इस प्रश्न को देखिए कि आपने सही दिया था या आपका आंसर क्या था, आपका फीडबैक क्या था। साथियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी तृतीय को किस रूप में भी जाना जाता है? तो शिक्षण प्रौद्योगिकी जो तृतीय है इसको शिक्षण प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम जो होता है वह प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम होता है। आई.के. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में शैक्षिक तकनीक के 3 रूपों या 3 स्वरूपों में वर्णन किया है। पहला स्वरूप है शैक्षिक तकनीक की प्रथम या कठोर शिल्प उपागम। क्या होता है प्रथम? शैक्षिक तकनीक की प्रथम या कठोर शिल्प उपागम है। दूसरा होता है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या हो जाती है मृदुल शिल्प उपागम। जी हाँ, शैक्षिक तकनीक द्वितीय या मृदुल शिल्प उपागम की बात करेंगे। तृतीय शैक्षिक तकनीक तृतीय या प्रणाली विश्लेषण होता है। ठीक है, तो कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और प्रणाली विश्लेषण, ये 3 आपके होते हैं शैक्षिक तकनीक के 3 स्वरूप हैं। किसके अकॉर्डिंग? मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है, आपके जो मनोवैज्ञानिक है आई.के. डेविस की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक अपना अपना फीडबैक कीजिएगा और अपना अपना अंत में इसको जरूर बताइए, अपना अपना फीडबैक अवश्य बताइएगा। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? हम टेलीस्कोप की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना साथियों, तो आप भली भांति जानते हैं एग्जाम को फतेह करना है तो तैयारी लाजवाब करनी होगी, प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है और सिलेक्शन सर्वोपरि के लिए अभ्यास मेहनत जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो कौन सा शिक्षण एक नवाचारी स्रोत है? देखिए, नवाचारी स्रोत मतलब दे दिया गया, मतलब हम इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट में आपका फेसबुक, ठीक है, भी आ जाता है, ब्लैक बोर्ड, टेलीस्कोप, ये तो पहले हैं, लेकिन शिक्षण की एक नवाचारी स्रोत, ठीक है, तो स्रोत आप समझ गए होंगे, इंटरनेट की बात करेंगे। क्यों होता है इसका रीजन भी जान लीजिए। इंटरनेट वर्तमान में खोजी गई एक ऐसी तकनीकी है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब देखिए, इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब में हम आप एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ये परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट का ही माध्यम है, सोशल मीडिया का ही माध्यम है। तो कहीं ना कहीं ये सारे हम किसकी बात करेंगे? इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं, क्या आपका फीडबैक मिल रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है क्या है? स्लाइड प्रोजेक्टर दिया गया है, टीवी दिया गया है, चार्ट दिया गया है, आवाज़ रिकॉर्डर दिया गया है। इनको बताना है कौन कौन से दृश्य हैं, कौन शब्द है, कौन दृश्य शब्द है, कौन प्रक्षेपण है। तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए, जब भी आवाज़ रिकॉर्डर की बात करेंगे तो एक शब्द साधन आएगा, ठीक है। जो टीवी होता है दृश्य शब्द साधन आ जाता है, और जो चार्ट होता है वह दृश्य में आता है। और सभी जानते हैं जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वह आपका प्रक्षेपण साधन है, टीवी आपका दृश्य शब्द साधन है, और चार्ट जो होता है वह दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, और आवाज़ रिकॉर्डर आपका श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। स्लाइड यहाँ पे नंबर 1 कर लेना है, एंड टीवी में दृश्य शब्द कर लेना है, एंड चार्ट में हमारा दृश्य आ जाएगा, आवाज़ रिकॉर्डर हमारा क्या आ जाएगा? शब्द।
ठीक है। तो ये कर लेना, नीचे कोड दिया गया है वो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे फोर्थ प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश से, इंटरनेट से, नवीनतम अकादमिक पत्रिकाओं से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्राप्त होती हैं। तो एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना जो होती है किस स्रोत से प्राप्त होती है, वह आपकी इंटरनेट है। ठीक है, बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा जो है आसानी से सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। हम मैसेंजर में करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये इंटरनेट का ही एक साधन है। फेसबुक पे करते हैं तो आदान प्रदान होता है। ठीक है, होता नहीं है, कहते हैं वायरल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हो गया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से। आज के टॉप 20 प्रश्न हैं, आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक टीटी में अभी तक पूछा गया है। इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न या 2 प्रश्न अवश्य आए हुए हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर बनेगा इस क्लास पर। तो कोमल शिल्प उपागम जो है किससे संबंधित होता है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से संबंधित होता है। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, देखिए शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को ही हम क्या कहते हैं? कोमल शिल्प उपागम। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से यह संबंधित है। इस उपागम में शिक्षण व सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा श्रव्यदर्श सामग्री का उद्देश्य है? श्रव्य मतलब सुनाई देना, दर्श मतलब दिखाई देना। तो श्रव्यदर्श को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शंस को देखेंगे। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, सकारात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि। देखिए अरुचि उत्पन्न करना अपने आप में निगेटिव होती है, ये हम नहीं मानेंगे। बाकी 1, 2, 3 तीनों हमारे पॉजिटिव ऑप्शन हैं, तीनों हमारे उद्देश्य हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया में शब्ददर्श सामग्री अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के जो उद्देश्य होते हैं, पहला होता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करना, क्या कहा है, कौन कौन से उद्देश्य हैं? छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, सीखने की गति में सुधार करने के लिए, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में देने के लिए और जटिल विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए। ये आपके प्रयोग जो होते हैं शिक्षण या शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य हो सकते हैं। ये सारे उद्देश्यों की इसलिए हमने चर्चा किया क्योंकि ऑप्शन में कोई भी उद्देश्य आ सकता है। ठीक है, श्यामपट्ट में शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? देखिए श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट तो बोलता नहीं है। आप जब शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो बच्चों के लिए क्या हो गया? बच्चों के लिए यह दृश्य साधन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दृश्य शिक्षण सामग्री कौन कौन से कहलाती है? वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंख भर केवल आंख प्रेरित होती हो, वह दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाती है। श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, ये सारे हमारे दृश्य शिक्षण सामग्री के उदाहरण हैं। आइए अब बात करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। साथियों अगला प्रश्न सभी परिचित होंगे, बार बार पूछा गया प्रश्न यह है कि परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है? सभी लोग जानते हैं परियोजना शिक्षण विधि की जब भी बात करते हैं तो किनका नाम आता है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग बता दीजिएगा किनका नाम आता है। किलपैट्रिक की बात करेंगे। जी हाँ, आप लोग जो कमेंट किए हैं किलपैट्रिक ही आप लोगों ने कमेंट किया है। तो परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता आपके विलियम एच किलपैट्रिक कहलाते हैं और परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता जॉन डीवी के शिष्य विलियम है। ठीक है, तो विलियम जो किलपैट्रिक है आपके, इनके गुरु कौन है? जॉन डीवी है और जॉन डीवी के शिष्य कौन है? किलपैट्रिक है। दोनों समझ लीजिएगा। किलपैट्रिक के अनुसार अर्थात जॉन डीवी के शिष्य के अनुसार परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। क्या है? जी हाँ, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक का कथन है कि परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अर्थात प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ वह कार्य है जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि की बात करेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए नीचे।
जी हाँ, देखिए जब भी ह्यूरिस्टिक विधि की बात की जाती है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात की जाती है। किसकी बात होती है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि का जब भी जिक्र होता है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का नाम आ ही जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक और कोई नहीं है, आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक एक कौन सा शब्द है, प्रश्न आ सकता है। जो आपका ह्यूरिस्टिक है ये ग्रीक शब्द है। यह यूरिस्टिको से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ। क्या होता है ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? मैं खोज करता हूँ। और इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें अध्यापक मात्र प्रथम दर्शन करता है। प्रश्न आ सकता है, पथ प्रदर्शन करता है। जी हाँ, तो पथ प्रदर्शन यहाँ पे कौन करता है? अध्यापक करता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, यदि मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों को प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? जी हाँ, आप शिक्षक है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु है। जब आपकी नियुक्ति होगी प्रत्येक भाई बहन की, तब आप छात्रों में जाएंगे और आपका मन चाहता है, आपका दिल चाहता है कि छात्रों की प्रतिभागिता हो, तो आप किस शिक्षण विधि का या कौन से शिक्षण विधि का आप लोग चुनाव करेंगे? वह होता है साथियों कौन? एक सामूहिक परिचर्चा। कौन सी विधि होती है? एक आपकी होती सामूहिक परिचर्चा और दूसरी विधि उसी को कहते हैं विचार विमर्श। दोनों एक ही बात है। सामूहिक परिचर्चा कर लीजिए या विचार विमर्श की बात करेंगे। जी हाँ, सामूहिक चर्चा या विचार विमर्श के द्वारा जो है ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता के लिए आपका विचार विमर्श विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि को जो है आप चुनाव करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इस विधि में कुछ छात्र दिए गए विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण तैयार करते हैं और शिक्षक की अध्यक्षता में फिर यह भाषण देते हैं। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझा रहा है। समझ लीजिए आप एक भाषा के शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका हैं, टीचर्स हैं, तो कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहे हैं और छात्रों को स्पष्टीकरण, निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहे हैं। यह उदाहरण किसका होगा? आगमनात्मक, निगमनात्मक, अवधारणा, परिकल्पना। देखिए प्रश्न को समझिए, आप क्या कह रहे हैं? छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहे हैं, समझाकर कविता पढ़ा रहे हैं, अर्थात आगमनात्मक तर्क की बात करें। यदि एक भाषा का शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण सम कविता को पढ़ा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षक जो है छात्रों को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो कि एक आगमनात्मक तर्क का उपयुक्त हमारा उदाहरण कहलाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करेंगे। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या उपरोक्त सभी का खेल? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए फ्रॉबेल का जब भी जिक्र होता है, खेल पद्धति का जिक्र होता है, तो फ्रॉबेल ने जिस खेल पर प्रमुख बल दिया है वह आपका गेंद। हमारा क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा, वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर ज़्यादातर क्या खेला जाता है? क्रिकेट। जी हाँ, फ्रॉबेल ने खेल विधि को अधिगम का एक उपयुक्त उपकरण माना। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, एक एक पॉइंट पर प्रश्न बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए, किसने जो है खेल विधि को अधिगम का एक उपयुक्त उपकरण माना है? तो जब भी खेल विधि का जिक्र हो फ्रॉबेल नाम कर लीजिएगा। और फ्रॉबेल के अनुसार खेल विधि से बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता का विकास होता है। किसके अनुसार? फ्रॉबेल के अनुसार। खेल विधि में फ्रॉबेल ने गेंद के खेल को प्रमुखता दी है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली की स्थापना की। क्या है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना किसने की है? आपके फ्रॉबेल ने की है। अगला, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉबेल से, जॉन डेवी से, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से या मैकडूगल से संबंधित है। एक एक कमेंट आपका फीडबैक शुरू पर है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, दहाड़ते हुए कमेंट करना है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ कमेंट करना है। जैसे जंगल का राजा आता है, दहाड़ देता है, सारे जीव जंतु छिप जाते हैं कि राजा आ गया, सब डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं। तो तैयारी ऐसे कीजिए कि पेपर आए तो बिल्कुल दहाड़ के आपको पेपर देना है और 140+ यहाँ पे क्रॉस करना है और अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने मेहनत पर खरा उतरना है। तो इसके लिए आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने माइंड के मेमोरी को ओपन करके ये सारे क्वेश्चन को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे जॉन डीवी। जी हाँ, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय किलपैट्री को जाता है। अब ये दोनों समझ लीजिएगा पॉइंट। जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि की अगर बात करें, विचारधारा किस पर आधारित है, तो जॉन डीवी के है, लेकिन प्रोजेक्ट विधि को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किलपैट्री को दिया जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि जॉन डीवी किलपैट्री के सम्मिलित प्रयास का परिणाम प्रोजेक्ट विधि है, और इसके अनुसार कार्य को वास्तविक परिस्थिति में करने से अधिगम क्या होता है, स्थायी होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, विद्यार्थी के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि द्वारा संभव हो सकती है। जी हाँ, विद्यार्थी में, बालक बालिकाओं में या बालक बालिकाओं की, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी किस विधि के द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, श्रव्यदर्शी सामग्री या वार्तालाप। देखिए, विद्यार्थियों में अगर देखा जाए, शिक्षण में अगर अधिक भागीदारी की बात करें तो वह होता है वार्तालाप। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वार्तालाप जो विधि होती है, डिस्कशन मेथड जो होता है, इसमें सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? प्रत्येक बालक बालिका का अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वार्तालाप विधि, डिस्कशन मेथड की बात करें, इसलिए विद्यार्थियों के शिक्षण विधि में यह अधिक से अधिक भागीदारिता की बात कर रहे हैं। अगला है, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। आपके कथन दिए गए हैं। सूचना प्रदान करने का एक कुशल विधा है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, आप जानते हैं कि अध्यापन पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में देखा जाए तो सूचना प्रदान करने की कुशल विधि है, बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु ये एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, क्योंकि अध्यापक की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली एक कुशल विधा है, जिसके द्वारा विद्यार्थी बालक बालिकाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। कमेंट अवश्य कीजिए, फीडबैक अवश्य कीजिएगा। एक बालक अधिक सीखता है यदि, जी हाँ, कोई भी बालक है अधिक सीख सकता है यदि उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाए, यदि उसे कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, यदि व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो आप शिक्षक बंधु हैं, आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमन प्रणाम करते हैं। और आज डेट बहुत ही खास डेट है, आज है मदर्स डे। अपने सभी माता पिता को प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो मदर्स डे की आज सभी मेरे शिक्षक बंधुओं को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, इस परिवार को, सभी को शुभकामनाएं हैं। तो एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, क्योंकि क्रिया करके जो सीखता है बालक, चाहे बालक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, क्रिया करके सीखेंगे तो वो सीखा जो होता है बहुत अधिक होता है, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। इससे क्या होता है, बालक की जो है सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, और इंद्रियों के सक्रिय रहने से अधिगम अधिक प्रभावी होता है। अतः शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण की क्रिया विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी है, पब्लिक स्कूल है, लैटिन स्कूल है। आपने बालवाड़ी का नाम अवश्य सुना होगा। जी हाँ, देखिए, फ्रॉबेल का जिक्र हो, बालवाड़ी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉबेल और बालवाड़ी का जो संबंध है, बिल्कुल कैसे संबंध है? चुंबक के नॉर्थ और साउथ से संबंध है। जी हाँ, तो शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का जो योगदान है वह कहलाता है बालवाड़ी। क्या होगा? इसे हम किंडरगार्टन भी कहते हैं। किंडरगार्टन को ही बालवाड़ी पद्धति के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना फ्रॉबेल की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? व्यावसायिक स्कूल विकास, पब्लिक स्कूल विकास, किंडरगार्टन विकास या लैटिन स्कूल विकास। देखिए, जब भी फ्रॉबेल का जिक्र हो, किंडरगार्टन या बालवाड़ी, दो नाम अवश्य आएंगे। तो शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन विकास का था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बच्चों का बगीचा ये नोट कर लीजिएगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, या उपरोक्त सभी? देखिए, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, और अगर यदि अवस्था पूछा जाए तो आपके किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, इन तीनों के लिए जो है जरूरी है और उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे
खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सुकरात, पेस्टोलॉजी के शिष्य या किलपेट्री के अरस्तु माने जाते हैं? जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक आपके पेस्टोलॉजी के शिष्य माने जाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि पेस्टोलॉजी के शिष्य का नाम क्या है। जी हाँ, पेस्टोलॉजी के शिष्य का नाम सभी लोग जानते हैं। हम किसकी बात करेंगे? फ्रोबेल की बात करेंगे। जी हाँ, पेस्टोलॉजी के शिष्य और कोई नहीं आपके फ्रेडरिक विलियम आर्मस्ट्रांग फ्रोबेल माने जाते हैं। इन्होंने किंडरगार्टन अर्थात बालवाड़ी की संकल्पना दी तथा शैक्षिक खिलौने का विकास किया। इन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है। किलपैट्रिक जॉन डीवी के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न आ सकता है जॉन डीवी के उत्तराधिकारी कौन है? तो किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के लिए परियोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड का विकास किया। बात करेंगे किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के उत्तराधिकारी थे। और आज का मॉक क्वेश्चन क्या है सभी के लिए? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, WH किलपैट्रिक ने, मिस हेलेन पार्कस ने, डाल्टन ने। ये चारों मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो ये इनको हम प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों के वीडियो लाने वाले हैं। जी हाँ, प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों के जो इंपॉर्टेंट है, पूरा एक दिन में एक मनोवैज्ञानिक का लाएंगे, पूरा निचोड़ लाएंगे, पूरा जो जो उनसे सिद्धांत हैं, उनके प्रमुख सिद्धांतों के साथ जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न आने वाली क्लास पर करने वाले हैं। और ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अपने टीटी फैमिली को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, परिवार को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने परिवार से जुड़िए, तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्दी आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, क्योंकि गर्मी बहुत है। कूल कूल रहिए, थोड़ा शरबत पीजिए, नींबू पानी पीजिए, अपने स्वास्थ्य को सही करने के साथ साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो करेंगे सफलता पाएंगे। अब जब सफलता पाएंगे सपने साकार होंगे, जब सपने साकार होंगे तो आप और आपके माता पिता खुश होंगे। यह चाहते हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।